प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कार्नेलिया का गीत को पढ़ेंगे। ये गीत प्रमुखतः जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त का एक अंश है और इससे पूर्व हम देवसेना का गीत पढ़ चुके हैं, वो स्कंदगुप्त नाटक से था। यहाँ हम छायावादी शैली में और संस्कृत निष्ठ शब्दावली के माध्यम से और रूपक और मानवीकरण अलंकारों का विशेष प्रयोग यहाँ इसमें देखने को मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं बिना देर किए इस पाठ को, जो संभावित व्याख्या है उसको और क्या इसमें भावों की व्यंजना की गई है कार्नेलिया के द्वारा, तो उसका वर्णन किया गया है, उसको हम पढ़ेंगे। इसमें भारतवर्ष की जो गौरव है, भारतवर्ष का जो गौरव है और इसी के साथ साथ यहाँ की जो प्राकृतिक सुषमा है उसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त नाटक का अंश। तो देखिए, आइए पढ़ते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा। जयशंकर प्रसाद जी कार्नेलिया, जो कि यूनानी जो सम्राट था सिकंदर, उसका जो सेनापति था सेल्यूकस, उसकी पुत्री है और वो ग्रीक शिविर के सामने एक पेड़ था सिंधु नदी के किनारे, उसके नीचे, पेड़ के नीचे वो बैठी हुई है और वहाँ देखती है कि सुबह का समय है, किस प्रकार से भारत का जो मनोरम प्राकृतिक जो वातावरण है वो सबको अपनी ओर खींचता है, ऐसी उसमें क्षमता है। तो यहाँ पर कार्नेलिया के द्वारा भारत के गौरव और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन उसने किया है। देखिए, अरुण यह मधुमय देश हमारा। मधुमय का अर्थ होता है मिठास से भरा हुआ, मिठास से भरा हुआ यह देश है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक विदेशी महिला होते हुए भी उन्होंने भारत का गुणगान किस प्रकार से किया है, क्योंकि वो प्रभावित थी भारत की धरती से, भारत की प्रकृति से, भारत के संस्कारों से वो प्रभावित थी कार्नेलिया, इसलिए उन्होंने मनमोहक जो दृश्य है वो उपस्थित कर दिया है इस कार्नेलिया के गीत के द्वारा। आइए पढ़ते हैं पहली पंक्ति। अरुण यह मधुमय देश हमारा। यहाँ जो वर्णन है वो सूर्योदय के समय का वर्णन है, सूर्य हो रहा है और अरुण लालिमा से युक्त जो वर्णन है, लालिमा से युक्त जो सूर्य है वो फैला हुआ है, वो समय है। जो लालिमा से युक्त जो प्रातःकालीन सूर्य है उसका ये समय है और यह इस देश को मधुरता से युक्त, मीठे रस से युक्त यहाँ पर बताया गया है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह मधुरता से युक्त भारत देश है जिसमें प्रातःकालीन जो सूर्य है वो लालिमा से युक्त है। दूसरी पंक्ति, जहाँ पहुँच अनुजान क्षितिज को। यहाँ पर एक शब्द है क्षितिज जो बार बार आता है, बार बार आपको बताया जाता है। क्षितिज का अर्थ है ऐसा काल्पनिक बिंदु या ऐसा काल्पनिक स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए से प्रतीत होते हैं। तो अनजान क्षितिज अर्थात अनजान लोगों के लिए ऐसा स्थान जहाँ पर अनजान लोग भी क्या पाते हैं, आश्रय पाते हैं। जहाँ पहुँचने पर अर्थात भारत देश की भूमि पर पहुँचने पर अनजान क्षितिज, अनजान जो विदेशी लोग हैं उनके पहुंचने पर मिलता एक सहारा, यहाँ आश्रय मिलता है। हर स्थिति में जब देश दुनिया के लोग अन्यत्र देशों में ठुकराते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं और यदि वो भारत की भूमि को पा जाते हैं तो उनको एक तरह से सहारा मिलता है, यानी कि सभी देशों के लोगों को समान रूप से आश्रय देने वाला जो देश है वो भारत देश है। यहाँ भारत के गौरव का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तीसरी पंक्ति है, सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। यहाँ एक बिंब का प्रयोग किया गया है। वो बिंब किस तरह से है, एक साधारण भाषा में आपको समझाऊं कि यहाँ पर ऐसा है कि बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और तरुशिखा यानी कि पेड़ों की चोटियाँ हैं, उनके ऊपर जो सूर्य की लालिमा से युक्त किरणें हैं वो पड़ रही हैं। सबसे पहले समझना है कि सूर्य की किरणें उन वृक्षों की चोटियों पर पड़ रही हैं और वृक्षों की चोटियों पर पड़ करके वो उनकी पत्तियों से होकर के, उन डालियों से होकर के जो सूर्य का प्रकाश छन छन कर आ रहा है। एक चीज़ और है, उन वृक्षों के नीचे कमल के पुष्प खिले हुए हैं, उन कमल के फूलों पर वो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है
उस हरितिमा से युक्त, आसपास हरितिमा है, उन कमल के फूलों पर हरितिमा छाई हुई है, यानी कि सिंधु नदी का किनारा है, वहाँ पर कमल खिल रहे हैं। कुछ जो प्रकाश है लालिमा से युक्त उस कमल के फूलों पर पड़ रहा है, कुछ हरितिमा पर पड़ रहा है, जो घास वहाँ पर है, हरियाली जहाँ पर छाई है, उन पर वो छन छन के प्रकाश सूर्य का लालिमा से युक्त पड़ता है। उससे क्या होता है उसका वर्णन आगे है। सरस यानी कि रस से युक्त, तामरस, तामरस कहते हैं कमल को, जो लाल कमल होता है उसको, रस से युक्त लाल कमल, गर्भ विभा पर, विभा कहते चमक को, कांति को, गर्भ विभा यानी कि कोश की चमक, अर्थात उस पृथ्वी की जो चमक है वो कैसी है, रस से युक्त है। और उस पर जो कमल खिल रहे हैं उन पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, मनोहर यानी कि मन को हरने वाली, वह उस पेड़ की जो डाली है वो ऐसी प्रतीत हो रही है मानो वो नृत्य कर रही है, डांस कर रही है। अर्थात यहाँ पर बिंब बना हमारे शब्द चित्र में, ये जो शब्द चित्र का जो कार्य हुआ है, हमारे मानसिक स्तर पर जो घटना घटित हो रही है उसका वर्णन ये है कि उस वृक्ष के नीचे कुछ जैसे सिंधु नदी के किनारे और उस वृक्ष के नीचे या उसके आसपास की भूमि पर, तट पर जहाँ पर कमल खिले हुए हैं, आसपास हरियाली है, उनके ऊपर वो लालिमा से युक्त जो प्रकाश है सूर्य का, वो उन वृक्षों की चोटियों से नीचे छन करके आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है उनकी छाया को देखकर, उस प्रकाश से छनने वाली यानी कि जो तरु शिखाओं की जो छाया है वो हिलती डुलती सी प्रतीत हो रही है, मानो वो नृत्य कर रही है। देखिए यहाँ पर आपको स्वाभाविक रूप से मानवीकरण अलंकार देखने को मिलेगा। नृत्य करने का काम सजीव प्राणी और इस प्रकार का जो मनुष्य है वो ही कर सकता है, लेकिन यहाँ डाली के द्वारा डांस बताया गया है। तो यहाँ पर निर्जीव वस्तुओं के द्वारा ऐसे कार्यों को बताया जाना जो कि किसी मनुष्य या प्राणी के द्वारा ही संभव हो सकता है, नृत्य करने जैसा कार्य, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त हुआ है। आगे देखते हैं। छिटका जीवन हरियाली पर, छिटका जीवन हरियाली पर, जीवन की यहाँ भारत की जो जीवन की जो हरियाली है उस पर, यहाँ की जो प्रसन्नता है, यहाँ की जो सौरभ है, यहाँ का जो हरितमा से युक्त वातावरण है उस पर मंगल कुमकुम सारा, और जो प्रकाश है लालिमा से युक्त उस हरियाली पर पड़ रहा है, तो वहाँ स्थिति कैसी हो गई है, मंगल कुमकुम सारा, शुभ या कल्याणकारी जो कुमकुम है, सौभाग्य सूचक जो रंग है, वो हरितमा कैसी हो गई है, सौभाग्य सूचक जो रंग है उसके समान, अर्थात चारों तरफ ऐसा लगता है मानो कुमकुम बिखेर दिया गया हो। यानी कि कुमकुम किसका है, सूर्य के प्रकाश यानी कि लालिमा से युक्त जो सूर्य की जो किरणें हैं उनका प्रकाश वहाँ पर पड़ रहा है नीचे, और ऐसा लग रहा है भारत की भूमि पर बहुत सारा शुभ और कल्याण का सूचक जो कुमकुम है वो बिखेर दिया गया है प्रकृति के द्वारा। आगे देखिए, लघु सुरधनु से, लघु यानी छोटे, सुरधनु यानी कि देवताओं के धनुष अर्थात इंद्रधनुष, यानी कि छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान पंख पसारे, पंख पसारने का काम पक्षी कर सकते हैं, इसलिए वो वहाँ पर जो उपस्थित छोटे छोटे पक्षी हैं, सूर्य उदय के समय जो पक्षियों का जो वहाँ चित्र वर्णित किया गया है, वो पक्षी जब उड़ते हैं ना तो ऐसे लगते हैं मानो छोटे छोटे इंद्रधनुष हों। शीतल मलय समीर सहारे, और वहाँ जो वायु है वो शीतल है, ठंडी है, मलय समीर सहारे, और जो हवा है वो सुगंधित है, मलय पर्वत से आने वाली दक्षिणी जो वायु है वहाँ कैसी है, सुगंधित वायु वहाँ पर प्रवाहित हो रही है। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, जिस तरफ जो पक्षी हैं वो जिस तरफ मुँह करके उड़ते हैं, समझ नीड़ निज प्यारा, यानी कि नीड़ यानी घोंसला, जिस प्रकार यानी कि जिस स्थल की ओर मुंह करके अपना प्यारा घोंसला इसी ओर है, ऐसा समझ करके पक्षी यहाँ भारत भूमि की तरफ मुंह करके उड़ते हैं। अर्थात पक्षी भी जब अपने आप को यहाँ सुरक्षित समझते हैं अपने नीड़ के समान इस भारत देश में, तो पक्षियों के जब ये आने का जो कारण है, पक्षियों के लिए जब लालायित करने वाला ये देश है, तो मानव की तो बात ही क्या, मानव को तो यहाँ जो सहारा वो मिलता है। देखिए, बरसाती आँखों के बादल,
बरसाती आंखों के बादल, जिस प्रकार से बरसात के से बादल जो होते हैं, जिन बादलों से बरसात होती है, ऐसे बनते जहां भरे करुणा जल, इस प्रकार के बादलों जैसी स्थिति, बादलों से बरसने वाली बरसात जैसी स्थिति कैसी होती है? यहाँ के लोगों की आंखों में जो करुणा का जल है, लोगों की भावनाओं को समझने के कारण जो द्रवित करने वाला जो जल है, वो हमेशा सतत रूप से भारतीयों की आंखों से निकलता रहता है, वो करुणा का जल। अर्थात भारतीय लोगों की विशेषता है कि वो किसी दुखी प्राणी को देखकर और क्या हो जाते हैं? द्रवित हो उठते हैं। ऐसी करुणा का जल ऐसा दिखाई देता है मानो बरसात की झड़ी लग गई हो, इस प्रकार से आंखों के माध्यम से, और करुणा का जल भारतीयों की आंखों से निकलता हुआ सब प्रतीत होता है। लहरें टकराती अनंत की, अनंत शब्द है, अनंत का सागर या समुद्र जिसका कोई अंत नहीं हो, समुद्र का ये पर्यायवाची है। लहरें टकराती अनंत की, अर्थात एक समुद्र है, उसकी लहरें कहाँ टकराती हैं? भारत की भूमि पर। पाकर जहाँ किनारा, उन लहरों को अन्यत्र कहीं किनारा नहीं मिलता है, कहीं सहारा नहीं मिलता है, लेकिन भारत की भूमि पर आकर वो सागर की लहरें पाकर जहाँ किनारा, मानो उनको वहीं किनारा मिला हो, वो वहाँ आकर के टकराने का कार्य करती हैं। अर्थात लहरों को भी, प्राकृतिक चीज़ों को भी भारत में आने पर शुभ संचार होता है, उनका भी मन होता है यहाँ पर आने का, क्योंकि भारत की जो प्राकृतिक सुषमा है वो अति रमणीय है। आगे देखते हैं। अब ये जो अंतिम दो पंक्तियाँ, इनको ध्यान से समझना है। इसमें रूपक और मानवीकरण दोनों अलंकारों की योजना एक साथ दी हुई है। यहाँ हम देखेंगे कि उषा जो सुबह का समय है, उसको रूपक दे दिया गया है किसकी? नायिका का। उषा रूपी नायिका है यहाँ पर, और सूर्य रूपी स्वर्ण कलश है, सोने का कलश। उषा रूपी नायिका सोने का कलश लेकर सुख रूपी जल उसमें भर के, अर्थात उषा रूपी नायिका सूर्य रूपी स्वर्ण कलश को लेकर सुख रूपी जल को भरकर लाती है, और कहाँ लुढ़काती है? वो कहाँ लुढ़काती है? भारत की भूमि पर लुढ़काती है। अर्थात सभी सुख कहाँ आना चाहते हैं? भारत आना चाहते हैं। और चूँकि उषा प्रत्येक देश में होती है, प्रातःकाल का समय होता है, लेकिन सुखों को लुढ़काने का काम, सुखों को प्रवाहित करने का काम, सुखों को लाने का जो काम है, वो कहाँ करती है? भारत की भूमि पर वो उषा रूपी नायिका सूर्य रूपी स्वर्ण कलश को लेकर, और उसमें, उस स्वर्ण कलश में सुख रूपी जल को भर करके लुढ़काती है। अब यहाँ भी देखिए, जड़ पदार्थों के द्वारा वो कार्य दर्शाया गया है जो एक प्राणी यानी कि चेतन व्यक्ति जिसको कर सकता है। मनुष्यों के द्वारा जो कार्य किया जाता है, कलश को लाना, पानी भरना, उस प्रवाहित करना उस पानी को भारत की भूमि पर, तो यहाँ भी मानवीकरण है। देखिए बार बार में रूपक और मानवीकरण, रूपक और मानवीकरण, यहाँ पर जो सामंजस्य वाली योजना है रूपक और मानवीकरण की, वो दिखाई देती है। पढ़ते हैं इन अंतिम दो पंक्तियों को, जिसमें कि पूरा का पूरा सार इसका दिया हुआ है, और कह सकते हैं इस पाठ की, इस गीत की जो सबसे महत्वपूर्ण जो लाइनें हैं वो यही कही जा सकती हैं। हेम कुंभ ले उषा सवेरे। हेम कुंभ, हेम कहते हैं सोने को, स्वर्ण का पर्यायवाची है हेम कुंभ ले, यानी कि स्वर्ण घड़ा, यानी कि सोने का कलश ले करके उषा सवेरे, प्रातःकालीन जो सूर्य की किरणें हैं, प्रातःकाल का जो समय है, वो भरती ढुलकाती सुख मेरे, अर्थात वो उषा रूपी नायिका और क्या करती है? सूर्य रूपी स्वर्ण कलश में जल भर कर लाती है। वो जल कैसा है? सुख रूपी जल भर कर के लाती है, और यहाँ भारत की भूमि पर उड़ेलती है, ताकि भारत की भूमि में सुखों का साम्राज्य बना रहे। मदिर ऊँगते रहते, मदिर ऊँगते, मदिर कहते हैं मस्ती से युक्त, यहाँ मंदिर नहीं है, मदिर यानी कि मदिरा से युक्त, मदमस्त होते हुए से। ऊँगते रहते जाने रात भर सोए हों और ऊँगने जैसा कार्य यहाँ पर हो रहा हो, अर्थात सो करके वो अब सोने की क्रिया को अब समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए वो ऊँघने की अवस्था में हो।
मदर ऊँगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा, पूरी रात रजनी भर, यानी कि अब यहाँ पर रजनी भर ये निपात है। कुछ निपातों का प्रयोग हिंदी में होता है, तो, तक, ही, भर, भी, मात्र, ये क्या है, एक तरह से अव्यय शब्द हैं। जो निपात होते हैं ये जब लग जाते हैं तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, उसका जो सौंदर्य उस शब्द का और बढ़ जाता है। रजनी भर, तो रजनी भर यानी कि रात भर जो तारे जिन्होंने जागरण किया था वो अब ऊँघते हुए से प्रतीत होते हैं। और ऐसा हमारा देश है जहाँ पर प्राकृतिक वातावरण ही इतना रमणीय बन गया है। तो ये आपका इस पाठ की, इस कार्नेलिया के गीत की जो विशेषताएं थीं, जो व्याख्या संभव हो सकती थी, वो आपको बताई गई है। यहाँ आपने एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, आप समझ रहे होंगे कि सिकंदर कौन था, चंद्रगुप्त, ये इतिहास को जोड़ने वाली बातें हैं। सिकंदर है, सेल्यूकस है, कार्नेलिया है। अब जो कार्नेलिया है उसका नाम वहाँ पर इतिहास में आता है हेलेना। ये यूनान की जो सेनापति था सिकंदर का, सेल्यूकस, उसकी पुत्री का नाम है। और उसने ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त के साथ उसका विवाह हुआ था। चंद्रगुप्त की 3 रानियाँ थी, उनमें से हेलेना या कार्नेलिया जिसको कहते हैं उसकी वो पत्नी थी, और उनसे एक पुत्र भी हुआ था। तो यहाँ उनकी पत्नी मानी जाती है। वो यहाँ के गौरव से, भारत के गौरव से वो पूर्णतः संतुष्ट थी, और यहाँ का वातावरण उनको रमणीय दिखाई देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये पाठ आपको कैसा लगा? अगले पाठ के साथ आगे की कक्षा में अगला वीडियो लेकर पुनः आपके सामने हाजिर होते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप इन वीडियोज़ को, आपको फ़ायदा अवश्य मिल रहा होगा। हमारी मेहनत का जो परिणाम है वो आपके द्वारा कमेंट्स किए गए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का जो कार्य आप कर रहे होंगे, तभी मुझे बहुत संतुष्टि मिलेगी। और ये शिक्षा की अलग जगाने का काम आप बढ़ाते रहें। धन्यवाद।